Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 25th of December 2022. तो गाइज आज है तारीख 25 दिसंबर 2022 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है स्कॉटलैंड को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में काफ़ी बार मैंने वीडियोज़ के अंदर ऑलरेडी चर्चा की हुई है, तो आपको आज इसके बारे में खुद से बताना है। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर। याद होगा आपको कि हर महीने जब भी हम इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन की रिपोर्ट हर महीने आती है, तो उस समय पर मैं आपको बताता हूँ सीपीआई के बारे में, डब्ल्यूपीआई के बारे में, क्या है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं। सीपीआई के अलग अलग प्रकार के बारे में आपको समझाया है, कौन इनको पब्लिश करता है, कौन रिलीज़ करता है, वो सारी चीज़ें बताई हैं। तो अगर वो चीज़ें ध्यान में हैं तो बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन बोलता है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर, इसको कौन लेकर आता है, इसको कौन पब्लिश करता है। ऑप्शन नंबर ए द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ऑप्शन नंबर सी द लेबर ब्यूरो या फिर ऑप्शन नंबर डी द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट जो आज का थंबनेल वाला आर्टिकल है ना, वो मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, वहीं पर आपको समझाऊंगा कि आखिरकार बॉम्ब साइक्लोन क्या है और कैसे यूएसए में बॉम्ब साइक्लोन ने तबाही मचा रखी है। लेकिन उससे पहले आज का जब आप फ्रंट पेज देखोगे तो दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है ये वाला, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट कर पाओगे। आर्टिकल क्या बोलता है, नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट मस्ट फॉर ट्रैवलर्स फ्रॉम चाइना एंड 3 अदर कंट्रीज। चाइना और चाइना के अलावा कुछ और देश हैं, यहाँ से जितने भी इंडिया आने वाले लोग हैं उन सभी लोगों के लिए जो नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट है ये कंपलसरी कर दिया गया है। अब आरटीपीसीआर वर्ड न्यूज़ में आ गया है, काफ़ी समय बाद न्यूज़ में आया है, क्योंकि दुनिया भर की कुछ कंट्रीज़ हैं जहां पर कोविड के केसेस लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। और आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ये बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिससे हम लोग कोविड-19 को डिटेक्ट करते हैं, है ना, कोरोना का पता लगाते हैं। तो इसकी पूरी एक रिपोर्ट आती है। तो यही बोला गया कि भैया जो भी चाइना और चाइना के आसपास के जो देश हैं वहाँ से अगर कोई इंडिया आ रहा है तो अपनी ये नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना। नेगेटिव मतलब कि आपको कोरोना ना हो, वो चीज़ उस रिपोर्ट के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड हो, तो वो रिपोर्ट यहाँ पर आपको दिखानी है, उसके बाद आप यहाँ पर इंडिया में एंट्री कर पाओगे। तो ये बात यहाँ पर आप कह सकते हो लागू कर दी गई है, क्योंकि चाइना के अंदर बुरे हालात हो चुके हैं कोविड की वजह से। अब जैसे मैंने बोला कि चाइना से आने वाले लोग, चाइना के अलावा हांगकांग, जापान, थाईलैंड और साउथ कोरिया, यहाँ के भी कंट्रीज़ के जो लोग हैं इनको भी पहले नेगेटिव आरटीपीसीआर की जो रिपोर्ट है वो दिखानी होगी जब ये इंडिया ट्रैवल करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या कर दी गई है, कल सुबह से ही जो भी हमारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं यहाँ पर रैंडम टेस्टिंग को स्टार्ट कर दिया गया है। जितने भी पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे होंगे उन पैसेंजर्स के 2% पैसेंजर्स की जो है रैंडम टेस्टिंग कर ली जाएगी। अचानक से किसी की भी टेस्टिंग की जा सकती है, तो इसके माध्यम से अगर कोई कोविड वगैरह निकलता है तो फिर यहाँ पर अगेन वो जो ट्रीटमेंट वगैरह है वो सब वहाँ पर दिया जाने वाला है।
ये बात क्लियर हो गई। तीसरा पॉइंट इस आर्टिकल में बताया गया कि हमारी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर साझा करी है और इन्फॉर्मेशन साझा करते हुए बोला है राज्य सरकारों से कि आपको इंश्योर करना होगा कि आपके पास में प्रॉपरली बेड्स हों, यानी हॉस्पिटल के अंदर प्रॉपरली बेड्स रेडी होने चाहिए, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स होने चाहिए जहाँ पर ऑक्सीजन प्रॉपरली मिले, ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, वेंटिलेटर सपोर्टेड बेड्स को तैयार रखो, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, नर्सेस अवेलेबल होना चाहिए, पैरामेडिक्स, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स, सब कुछ रेडी कर लो, क्योंकि कभी भी कोई भी परेशानी हो सकती है। तो कोई भी अगर परेशानी होती है तो हम उसको बहुत आराम से हैंडल कर सकें, तो ये उसके लिए पूरी तरह से प्रिपरेशन की जा रही है। बात क्लियर हो गई। तो ये तो यहाँ पे हो गया हमारा एक छोटा सा आर्टिकल। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार इस आर्टिकल से कोई सवाल कैसे बन सकता है, कोई एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है क्या? हाँ, आपको पता होगा कि अब की बार का प्रीलिम्स का जो पेपर है इसमें वैक्सीन को लेकर सवाल पूछ लिया गया था। तो अब की बार पॉसिबिलिटी है कि आरटीपीसीआर को लेकर सवाल पूछ लिया जाए। तो ये आरटीपीसीआर मेथड है क्या, कैसे काम करता है, कैसे हम इस मेथड से वायरस का पता लगाते हैं, ये बातें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाती हैं। चलो मैं आपको आरटीपीसीआर मेथड के बारे में समझाता हूँ। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये जो पूरा पीसीआर टेक्निक है ना, इसको किसने इन्वेंट किया है, यानी कि इसको कौन लेकर आया, किसने यहाँ पर इसको बनाया है? तो उस व्यक्ति का नाम है कैरी मुलिस। कैरी मुलिस बेसिकली एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट हैं जिन्होंने इस पूरी टेक्निक का इन्वेंशन किया। केमिस्ट्री के अंदर 1993 में इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। और अब आरटीपीसीआर टेक्निक के अंदर में होता यहाँ पर यह है कि हम लोग डीएनए की ढेर सारी कॉपीज़ को बनाते हैं। देखो पहले क्या होता है ना, जो आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और जो होता है हमारा डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हम करते क्या है आरटीपीसीआर के अंदर, फर्स्टली क्या करेंगे, आरएनए को लेंगे, आरएनए को कन्वर्ट कर देंगे डीएनए के अंदर में, फिर डीएनए की टेस्टिंग की जाएगी और टेस्टिंग करते हुए पता लगाया जाएगा कि हाँ बिल्कुल डीएनए वायरस में, मतलब ये बेसिकली वायरस से संक्रमित है या नहीं है, यानी उस पर्टिकुलर व्यक्ति की रिपोर्ट पता लगाई जाएगी। ठीक है, तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम आरएनए को डीएनए में क्यों कन्वर्ट करते हैं इसमें? तो इसके पीछे का यहाँ पर इसका एक उत्तर यहाँ पर यह है कि जो कोरोना वायरस है ना, वो आरएनए से बना हुआ है, राइबो न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ का इस्तेमाल करके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके। यहाँ पर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस है ना, ये एक एंजाइम है। इस एंजाइम का इस्तेमाल करते हुए हम लोग आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेंगे। अब डीएनए में कन्वर्ट करने के बाद में क्या किया जाएगा, डीएनए में कन्वर्ट करने के बाद में क्या करेंगे, हम एक और एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है पॉलीमरेज। और उस एंजाइम का इस्तेमाल करके जो ये डीएनए है इसकी ढेर सारी कॉपीज़ बना दी जाएंगी। एक डीएनए की ढेर सारी कॉपीज़ बन जाएंगी, तो एक की दो, दो की चार, इस प्रकार से और भी बहुत सारी कॉपीज़ यहाँ पर, डुप्लीकेट कॉपीज़ यहाँ पर बन जाती हैं। इसी वजह से हम इसको चेन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ढेर सारी जो चेन के अंदर जो कॉपीज़ है वो बना ली जाती हैं। अब कॉपीज़ बनाने के बाद में क्या होता है, हम इसमें ऐड करते हैं प्रोब को ऐड करने के बाद में हमें यहाँ पर कुछ कलरिंग के माध्यम से पता चलता है, कुछ हम लोग को यहाँ पर प्रेजेंस दिखाई पड़ता है कि इसमें वायरस प्रेजेंट है या नहीं है। तो वो सारी बातें हमें फ्लोरोमीटर के अंदर पता चल जाती हैं। तो कुछ कहीं पर आप देखोगे लिखा होगा एक लाइट जलने लगती है, कहीं पर ग्रीन और रेड कलर का इन्फॉर्मेशन देने लगता है। तो वो अपने अपने सिस्टम्स होते हैं, बट इस प्रोब को ऐड करने से पता चल जाता है कि हाँ उस डीएनए के अंदर वायरस है या नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा का पूरा आरटीपीसीआर वाला मेथड होता है। अब आप इसको एक पिक्चर के माध्यम से देखोगे तो इसको और आसानी से आप समझ सकते हो कि कैसे है ये पीसीआर टेक्निक। पहले क्या होगा, हम लोग एक स्वाब लेंगे। ठीक है, अब आपके माउथ से यहाँ पे स्वाब लिया जाता है, नोज से स्वाब लिया जाता है। तो उस स्वैब को कलेक्ट करने के बाद में उसको लैब में भेजा जाएगा, यानी कि एक सैंपल लिया, लैब में भेजा गया। अब लैब में भेजने के बाद में क्या होगा, जो सैंपल कलेक्ट किया, आपका सलाइवा, आपका जो लार वगैरह जो भी कलेक्ट करिए ना, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर डाली जाएगी। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद में जो इसमें जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको लिया जाएगा, आरएनए को कन्वर्ट कर दिया जाएगा डीएनए में। कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से। ठीक है, और जब डीएनए यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा तो डीएनए को हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे इसके डुप्लीकेट कॉपीज़ बना देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ढेर सारी कॉपीज़ यहाँ पर इसकी क्रिएट कर देंगे। अब ढेर सारी कॉपीज़ क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक डायग्नोस्टिक मशीन होगी जो कि यहाँ पर इसको चेक कर रही होगी, और वहाँ पे जो लाइट्स है ना इसके लेवल को रिकॉर्ड करेगी। वहाँ मतलब बताएगी कि भैया जो डीएनए है ये
आप कह सकते हो कि जो पॉजिटिव निकल कर आता है रिपोर्ट या नेगेटिव निकल कर आता है, तो वो चीज़ यहाँ पे पता चलती है। अगर यहाँ पर ढेर सारी लाइट निकल कर आ रही हैं, बहुत सारी मशीन के अंदर लाइट दिखाई पड़ रही है, तो इसका मतलब जो इंसान है वो बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से पॉजिटिव है। तो बेसिकली यहाँ पर एक तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग पता लगाते हैं कि इंसान कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बात क्लियर हो गई। तो आरटीपीसीआर क्या है, फुल फॉर्म ध्यान रखना, कैसे काम करता है बस पूछा जा सकता है, किसको किस में कन्वर्ट करते हैं, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका डीएनए की कॉपीज क्रिएट करके ये टेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आते हैं, वो है यहाँ पर ये वाला। अब ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रिसेंटली मैंने आपके साथ में डिस्कशन भी किया था, जब मैंने आपको फ़िश वाले सेक्टर के बारे में डिटेल से सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई थी। आज यहाँ पे आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है, पर्स सीन्स के बारे में बात की जा रही है। जो ये सीन है ना, ये बेसिकली यहाँ पर मछली पकड़ने का एक तरीका है, जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारी मछली एक साथ में पकड़ लेते हैं। लेकिन ये जो तरीका है, इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी हो रही है लंबे समय से। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में भी यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो गई। इनफैक्ट यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से ये बोल रही है कि काफ़ी सारे राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र के किनारे रहते हैं, मतलब समुद्र के किनारे स्थित हैं, और उन राज्यों के अंदर में जो ये टेक्निक है मछली पकड़ने की, प्योर सीन से जो मछली पकड़ी जाती है, तो इस टेक्निक को यहाँ पर बंद कर दिया गया है, इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। तो हमारी केंद्र सरकार कहती है सुप्रीम कोर्ट से कि देखो ये बैन लगाना सही नहीं है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि काफ़ी सारे राज्यों ने इस टेक्निक के ऊपर बैन लगाया, तो कोई रीज़न तो होगा। हाँ, रीज़न ये था कि उन राज्य सरकारों को कहना यह है कि ये जो टेक्निक है ना, ये क्या करती है, ढेर सारी मछली को एक बार में पकड़ लेती है, और इसमें मछलियाँ ही नहीं और दूसरे जानवर भी आ जाते हैं जिनकी संख्या ऑलरेडी बहुत खतरे में है। और इसके चक्कर में जब ये ढेर सारी मछली पकड़ी जाती है ना, तो पिछले कुछ समय में आप 2012 से और अब का समय कंपेयर करोगे तो मछली की संख्याएँ बहुत कम हो चुकी हैं। मछलियाँ उन एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं, क्योंकि ये पकड़ने की जो टेक्निक है यही बहुत ज़्यादा गलत है। ढेर सारी मछलियों को यहाँ पर पकड़ लिया जाता है। तो ये एक मेजर कंसर्न दिखाया गया। इनफैक्ट केरला के अंदर भी इस प्रकार की चिंता व्यक्त करी गई है। इन्होंने बोला साल 2021 के अंदर आप देखोगे और साल 2012 को देखोगे, इनका कंपैरिजन देखोगे तो बहुत बड़ा कंपैरिजन है। साल 2012 और साल 2021 में कंपैरिजन ये निकल कर आया कि एक समय पर कई लाख टन के अंदर मछली पकड़ी जाती थी, और अब की बार यहाँ पर कुछ हज़ार टन के आसपास पकड़ी गई है। मतलब कुछ 10 साल के अंदर इतना बड़ा गैप हो गया कि मछलियों की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार भर भर के इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके यहाँ पर मछलियों को पकड़ा जा रहा था। अब हमारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से बोला देखो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से बोलती है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल से लेकर चलता हूँ। पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताता हूँ, कुछ पिक्चर्स आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपको कहानी अच्छे से और समझ में आएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से बोला कि काफ़ी सारे राज्यों ने जो ये बैन लगा रखा है इस पर्टिकुलर टेक्निक के ऊपर, ये जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं है। बात क्लियर हो गई। अब ये पर्स सीन फिशिंग क्या होती है इसको समझते हैं। ये मछली पकड़ने का एक ऐसा तरीका है जहाँ पे हम समुद्र के अंदर चले गए, मतलब समुद्र के अंदर गहराई में नहीं, बीचों बीच यहाँ पर पहुँच गए, वहाँ पे अपनी बोट खड़ी कर कर जो जाल है वो बिछा दिया। बोट के माध्यम से ही जाल बिछा दिया जाता है, गोल गोल जाल लपेट दिया जाता है। पता है ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि समुद्र के जो सी बेड होती है ना, उसका स्तर हो वहाँ पे टच भी नहीं करेगी, और आराम से ढेर सारे जो जानवर उनको पकड़ सकती है। ये पिक्चर देखो, इस वाले पिक्चर को देखना, यहाँ पर दो पिक्चर हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया, इस तरीके से हम लोग अपनी जहाज़ लेकर गए, बोट के पीछे जाल बांधा गया लंबा सा, और जाल सपोज़ यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एरिया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मछली पाई जाती है। तो जाल बांधने के बाद में क्या किया गया, बोट को लेकर गए और इस एरिया में इस प्रकार से पूरी तरह से जाल फैला दिया। देखो यहाँ से बोट स्टार्ट हुई, स्टार्ट होने के बाद में इस तरीके से जाल फैला दिया, और जाल फैलाने के बाद में गोल गोल यहाँ पर जाल है वो लपेट दिया। लपेटने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार से जाल को एक साथ समेट दिया। तो इससे होता क्या है कि ढेर सारी इस एरिया में, इस बड़े से एरिया में जितनी भी मछलियाँ होती हैं ना, वो सब मछलियाँ फंस जाती हैं। अब आपको जब पिक्चर में देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे छोटा सा एरिया है, लेकिन हकीकत में एक बहुत बड़े एरिया को जाल से कवर कर दिया जाता है, और फिर जब वो जाल को इकट्ठा उठाया जाता है तो एक साथ में बहुत सारी जो मछलियाँ हैं वो यहाँ पर पकड़ी जा सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, क्या केवल मछलियाँ ही आएंगी? नहीं, मछलियों के अलावा जो इस एरिया में और भी बहुत सारे जानवर होंगे, टर्टल वगैरह होंगे, वो सब यहाँ पर फंस जाते हैं। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम भी है, ये यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम हो गई। ये इसका कौन हो गया? अब इसका फ़ायदा मैं बताता हूँ। फ़ायदे के अंदर यहाँ पर यह है कि ये बेसिकली आप कह सकते हो कि ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। कई बार ट्रॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं, ट्रॉलिंग के अंदर तो हम लोग जाल को पकड़ के घसीटने लगते हैं,
समुद्र के अंदर ही। तो जब उसको घसीटा जाता है ना, तो उससे जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग पानी के अंदर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं देखने को मिलती, उनको नुकसान नहीं पहुँचता, क्योंकि ये हमारे सी बेड को, यानी कि जो समुद्र के अंदर सरफेस है, उसको टच ही नहीं कर रहा है, ऊपर ऊपर से मछलियों को पकड़ कर लेकर जा रहा है। तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो ये चीज़ थी जिसके बारे में आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखोगे? देखो, एक वर्टिकल नेट कर्टेन है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी स्कूल ऑफ फिश है, यानी कि जो जो भी मछलियों का झुंड है बेसिकली, उसको यहाँ पर चारों तरफ से लपेट दिया जाता है, और इस जाल के माध्यम से, इस नेट के माध्यम से। एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है ये मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने इस प्रकार की फ़िशिंग को बैन कर दिया है? तो उसमें कई सारे राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी भी हैं, जैसे कि तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, ओडिशा, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया। इन सब ने यहाँ पर इस प्रकार की फ़िशिंग टेक्निक को अपने यहाँ पर बैन कर रखा है। इन्होंने बोला कि जो हमारे टेरिटरी के अंदर पानी आता है, यानी कि आपको पता होगा कि मान लो जैसे कि यहाँ पर केरला है और केरला की ये बाउंड्री है, यहाँ पर समुद्र स्टार्ट हो जाता है, तो इसके 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होगा ना, वो बेसिकली यहाँ पर इसके टेरिटोरियल वाटर के अंदर में आ रहा होगा, यानी वो जो समुद्र का हिस्सा है वो हमारे अंडर में ही आता है। तो इतने एरिया में तो यहाँ पर इस प्रकार की फ़िशिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है कि आप यहाँ पर इस प्रकार की फ़िशिंग को बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब केंद्र सरकार ने यहाँ पर देखा कि भाई फ़िशिंग को बैन कर दिया गया इन राज्यों के अंदर, इससे जो हमारा फिशरीज़ सेक्टर है वो डिसरप्ट हो रहा है, क्योंकि भारत, आप कह सकते हो, फ़िशिंग प्रोडक्शन के मामले में एक नंबर 1 कैटेगरी के अंदर में आता है। हम लोग ढेर सारी फ़िश को एक्सपोर्ट करके ढेर सारा रेवेन्यू जनरेट भी करते हैं, ढेर सारी फार्मर्स की इनकम भी यहाँ पर बनती है। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से बोला, देखो इसको बैन करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी ने बोला कि देखो, जो ये इस प्रकार की फ़िशिंग है ना, इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं है, इसका इम्पैक्ट कोई सीरियस इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, इसकी वजह से मछलियों की संख्या नहीं कम हुई है। क्योंकि मछलियों की संख्या कम होने के पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं। अगर आप एकदम से इसी के ऊपर डाल रहे हो सारे जो इल्ज़ाम है कि हाँ इसी टेक्निक की वजह से सारी मछलियों की संख्या कम हुई है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्लाइमेट चेंज के चक्कर में लगातार टेम्परेचर इंक्रीज़ होना है ना, तो उसके चक्कर में भी आप कह सकते हो कि ये जो मछलियाँ हैं इनकी संख्या कम हो सकती है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर एक कमेटी ने ये यहाँ पर मेंशन किया है। देखते हैं आगे क्या होता है। और भी ढेर सारे आर्टिकल्स इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर पब्लिश होते रहेंगे। आई होप आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। फिशिंग टेक्निक के बारे में ध्यान रखना, किस किस राज्य ने बैन किया, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल पर आने से पहले आप सभी लोगों को मैरी क्रिसमस, और साथ ही साथ में वीडियो पे जो लाइक का बटन है मेक श्योर करना उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट होता है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना और अगेन सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको मेरा ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। एक और छोटी सी बात, आपसे मैंने स्टार्टिंग में सवाल पूछा, मैप का सवाल पूछा, स्कॉटलैंड को मैप में जाकर देखने के लिए बोला है, तो जाकर देख लेना, क्योंकि स्कॉटलैंड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो वो सारी चीज़ें काम की हैं जो कि आपसे यहाँ पर बोली जा रही हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ। थंबनेल वाले आर्टिकल में मैंने मेंशन किया है बॉम्ब साइक्लोन के बारे में। तो अमेरिका के अंदर आप देखोगे 50 राज्यों से मिलकर अमेरिका बना हुआ है। तो यहाँ पर जो खासकर ईस्टर्न वाला रीजन है ना, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में हमने देखा है बॉम्ब साइक्लोन आया है। तो कहोगे हमने साइक्लोन, हरिकेन, इन सब चीज़ों के बारे में सुना है, तो ये बॉम्ब साइक्लोन क्या होता है? बॉम्ब साइक्लोन भी उसी प्रकार का साइक्लोन होता है, बस खाली पता है डिफरेंस क्या है। जैसे यहाँ पे नॉर्मल साइक्लोन होता है, जैसे इंडिया के अंदर साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है, जो चक्रवात आते हैं वो इंडिया के अंदर जब आते हैं तो वो साइक्लोन्स के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन वही साइक्लोन अगर अमेरिका में आएंगे, अमेरिका की साइड वाले में या साउथ अमेरिका की साइड में, तो उसको हम लोग हरिकेन बोलते हैं, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। और वही साइक्लोन ऑस्ट्रेलिया की साइड में आएंगे तो उसको विली विलीज बोलते हैं। पढ़ाया है ना कि ये सवाल पूछा गया था, सवाल भी करवाया था मैंने आपको। अब देखो बात ये आती है कि साइक्लोन और इस बॉम्ब साइक्लोन में क्या डिफरेंस है? यहाँ बॉम्ब वगैरह गिर रहा है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। बस डिफरेंस ये है कि जो हमारे नॉर्मल साइक्लोन्स होते हैं ना, या हरिकेन्स होते हैं, क्योंकि अमेरिका की साइड में हरिकेन्स आते हैं, उसका नाम बदल जाता है, बस उसको हम हरिकेन्स बोलते हैं, तो वो गर्मियों के समय में आते हैं। लेकिन बॉम्ब साइक्लोन आता है सर्दियों के समय में। तो ये आप देखोगे, आप अगर हिंदी में बोले तो बर्फीला तूफान कह सकते हैं। तो बॉम्ब साइक्लोन मतलब बर्फीला तूफान। तो वो प्रॉब्लम आज के समय में अमेरिका फेस कर रहा है और बुरे हालात हो चुके हैं, खासकर कुछ ईस्टर्न स्टेट्स के। पता है टेम्परेचर कहाँ पहुँच चुका है? -50 डिग्री। आप इमेजिन करो, -50 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पे टेम्परेचर पहुँच चुका है। हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। आप इवन पिक्चर्स देखोगे, न्यूज़ देखोगे, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है बॉम्ब साइक्लोन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जैसे हरिकेन्स, जैसे साइक्लोन होता है, वैसे यहाँ पर बॉम्ब साइक्लोन होता है। बट डिफरेंस ये है, हरिकेन गर्मियों में आ रहा है, बॉम्ब साइक्लोन सर्दियों में आ रहा है। इस वजह से इसको हम लोग बर्फीला तूफान के नाम से भी जानते हैं।
और बर्फीला तूफान की चक्कर में जो ठंड है यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हरिकेन्स की बात करें तो ज़्यादातर ट्रॉपिकल वाटर्स के अंदर आता है, बट बॉम्ब साइक्लोन की बात करें तो बॉम्ब साइक्लोन जो हमारे ऊपर वाले ओशंस हैं, एटलांटिक ओशन आपको देखने को मिलेगा, मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलेगा, वहाँ पर ज़्यादातर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप बॉम्ब साइक्लोन्स के बारे में देख सकते हो। अभी अमेरिका के कुछ ईस्टर्न स्टेट्स को ये बुरी तरह से हिट कर रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे बनता कैसे? जैसे हमारा नॉर्मल साइक्लोन बनता है ना, एक लो प्रेशर एरिया बनता है ना, फिर जो हमारी हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर भागती है, लो प्रेशर एरिया बनकर यहाँ से हवा उठती है, बिल्कुल वही यहाँ पर प्रोसेस है। बट लो प्रेशर वाले एरिया में जो ठंड है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लो प्रेशर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर। इस वजह से इसको हम लोग यहाँ पर बॉम्ब साइक्लोन के नाम से जानते हैं। तो बॉम्ब साइक्लोन क्या है? बर्फीला तूफान है, ध्यान रखना। आप सोच रहे होंगे सर इसके बारे में लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करवा दिया, पीडीएफ के अंदर दे दूंगा, तो उसके लिए परेशान ना होना। ठीक है, तो बॉम्ब साइक्लोन्स जनरली अकर इन कोल्डर मंथ, अभी मैंने आपको बताया, और जो साइक्लोन्स होती हैं नॉर्मल वो हमारी ज़्यादातर गर्मियों के समय में होती हैं, लेकिन बॉम्ब साइक्लोन सर्दियों के समय में। जो हरिकेन्स है वो ट्रॉपिकल वाटर में ज़्यादातर आते हैं, बॉम्ब साइक्लोन आपके अटलांटिक, उसके बाद पैसिफिक जो ऊपर वाले हिस्से हैं वहाँ पर, मेडिटेरेनियन सी जो ऊपर वाले समुद्र हैं उन वाले रीजन में ज़्यादातर आता है, क्योंकि ऊपर की साइड में ठंड भी ज़्यादा पड़ रही होती है। ओके, आगे आते हैं। नाउ अगले पेज पर अगेन दो आर्टिकल्स और ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। सबसे पहले आर्टिकल में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉपी कल्टीवेशन के बारे में। ठीक है, तो मणिपुर के अंदर लंबे समय से पॉपी कल्टीवेशन किया जाता है। पॉपी कल्टीवेशन मतलब जो खासकर ड्रग्स जो होते हैं ना उनकी कल्टीवेशन की जा रही है, खासकर जैसे अफीम वगैरह है, ओपीएम जिसको हम लोग बोलते हैं, तो अफीम की खेती वगैरह की जा रही है। अब जो ये ड्रग्स हैं ये हमारे यूथ को पूरी तरह से डैमेज कर रहे हैं, हमारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है नशीला पदार्थ है, नशे की तरह काम कर रहा है ना। तो इस वजह से यहाँ पर मणिपुर के अंदर देखो पहाड़ों के ऊपर लंबे समय से इस पॉपी कल्टीवेशन को किया जा रहा है। और मणिपुर के जो सीएम हैं एन बीरेन सिंह, जब से यहाँ पर यहाँ के ये मुख्यमंत्री बने हैं ना, तब से इन्होंने एक जोर ये दिया है कि हम इस ड्रग्स के अगेंस्ट में लड़ाई करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जब से यहाँ पर मणिपुर के चीफ मिनिस्टर आए हैं इन्होंने यहाँ पर एक कैंपेन चला रखा है इस पूरे ड्रग्स की खेती के अगेंस्ट में, और इन्होंने ये बोला कि मणिपुर के अंदर एक बहुत बड़ा एरिया जो है ना वो कहीं ना कहीं नारकोटिक क्रॉप के अंडर में आ रहा है। यहाँ पर ये जहरीले जो फसलें हैं वो यहाँ पर खासकर जो जहरीला पदार्थ आप कह सकते हो या फिर कह सकते हो जो नशीला पदार्थ है बेसिकली, वो वाली जो फसलें हैं वो यहाँ पर उगाई जा रही हैं। ठीक है, तो इसकी चक्कर में कंट्रोवर्सी सी क्रिएट हो गई, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर देखने को ये मिला काफ़ी सारी फसलों को डैमेज करवा दिया गया। यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी सारे पुलिस वाले हैं, ये पुलिस क्या कर रही है, ये इन पॉपी प्लांट्स जो भी अभी माउंटेन के ऊपर ग्रो करे गए इनको डैमेज कर रही है, इनको डिस्ट्रॉय कर रही हैं, क्योंकि नहीं तो अगर नहीं डिस्ट्रॉय किया गया तो इनकी तस्करी होगी, पूरे भारत भर में यहाँ पर ये ड्रग्स जाएंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर इसको कंज्यूम करेंगे जैसा अभी भी कंज्यूम कर रहे हैं। अब सप्लाई हो रही है ड्रग्स की तो कंजम्पशन ही बढ़ रहा है, अगर सप्लाई ही रोक दी जाएगी तो इससे क्या होगा, हम ड्रग्स के कंजम्पशन को रोक पाएंगे। ठीक है, तो वो बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। नशा इंडिया के अंदर थोड़ा सा कम हो पाएगा, लेकिन फिर भी कहने वाली बात है, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हमारे आसपास के पड़ोसी देश हैं ना, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रीसेंट के आने वाले अंदर आने वाले जो देश हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अफीम का प्रोडक्शन होता है, और बहुत सारा अफीम जब बनता है तो इसकी तस्करी ट्रैफिकिंग होती है, इंडिया के अंदर आता है ये, इनकी स्मगलिंग होती है, इलीगल तरीके से भारत में आता है, काफ़ी सारा पकड़ा भी जाता है, और जो नहीं पकड़ा जाता उसका अमाउंट आप कह सकते हो वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो तब भी यहाँ पर आप कह सकते हो इंडिया के अंदर ये जो ड्रग्स कंजम्पशन है वो भी यहाँ पे लंबे समय से चलता जा रहा है। तो अभी मणिपुर के चीफ मिनिस्टर का फोकस है कि इसको रोका जाए, और जब से यहाँ पर 2017 में ये प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, ये मुख्यमंत्री बने हैं ना, तब से यहाँ पर इनका कहना यह है कि देखो हम जो है एक लड़ाई लड़ेंगे इस पॉपी कल्टीवेशन के अगेंस्ट में। और इन्होंने यहाँ पर हमेशा से ही जोर दिया है कि जो खासकर ट्राइबल, क्योंकि आपको पता हो मणिपुर के अंदर ज़्यादातर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वो रहते हैं, तो उनके जो मुखिया हैं खासकर उनसे बोला गया कि देखो आप लोगों को समझाओ, और जो खासकर ये फसलें हैं आप इन फसलों को दूसरी फसलों में कन्वर्ट कर दो, आप ये फसलें मत उगाओ, और इसके लिए सरकार आपको सपोर्ट करेगी। सरकार आपको सब्सटेंशियली जो कैश वगैरह है जो भी हो, जो भी पैसे की मदद हो वो सब यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाएगी। आप जो है अपनी ये पॉपी प्लांट मत उगाओ, दूसरा प्लांट उगाओ। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बोली गई, ये लगभग 1 साल पहले बोली गई थी, लेकिन अब जब परसों इसका एक रिसर्च और एनालिसिस किया जाता है तो कोई भी बदलाव यहाँ पर नहीं हुआ, कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं हुए हैं, अभी भी यहाँ पर ये कल्टीवेशन चल रहा है। तो इस चीज़ को सुनते हुए यहाँ पर कि यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो हो गए गुस्सा, और उनका कहना यह है कि अगर नहीं मानोगे तो हम वॉर कर देंगे इस पूरे ट्राइबल चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में, यानी कि जो ये मुखिया हैं इनके अगेंस्ट में, लेकिन पॉपी कल्टीवेशन मैं नहीं होने दूंगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर मणिपुर के अंदर चीज़ें चल रही हैं इस पॉपी कल्टीवेशन को लेकर। आई होप आपको क्लियर हो गया।
समझ में आ गया क्या सिचुएशन है। अब करना क्या है, थोड़ा सा इस आर्टिकल का बैकग्राउंड जान लो। बैकग्राउंड क्या है कि इंडिया के अंदर किस प्रकार से ड्रग्स की बढ़ोतरी हो रही है। मैंने आपसे रिसेंटली एक सवाल पूछा भी था, है ना, नीचे कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोगों ने इसका उत्तर दिया था, अपने ओपिनियंस शेयर करे थे, याद होगा। चलो, अब उस दिन अगर शेयर नहीं करे थे तो आज मैं आपको बता दूँ उसके बारे में कि कैसे आपको लिखना है। अब देखो, इंडिया के अंदर ड्रग मीनेस कैसा देखने को मिल रहा है, मतलब किस प्रकार से ड्रग्स का एडिक्शन जो है बढ़ रहा है। जो इंडिया के अंदर यूथ है खासकर, इनके अंदर ड्रग्स का एडिक्शन बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसके पीछे नंबर 1 रीज़न, इंडिया जो है एक सैंडविच कंट्री है। सैंडविच मतलब इंडिया के ऊपर, जैसे सपोज यहाँ पर इंडिया है, इधर की साइड में यहाँ पर आप देखोगे वेस्टर्न साइड में कुछ देश आ जाते हैं और इधर ईस्टर्न साइड में कुछ देश आ जाते हैं, बीच में भारत आ जाता है। अब जो वेस्टर्न साइड में कुछ देश हैं और ईस्टर्न साइड में कुछ देश हैं, मैं फिर से बोलता हूँ, वेस्टर्न साइड में कुछ देश हैं और ईस्टर्न साइड में कुछ देश हैं। ये कौन कौन से हैं आप देखोगे तो इधर की साइड में आपको नज़र आ जाता है थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और लाओस। और इधर की साइड में आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान, है ना। तो ये देश इधर हैं, ये देश इधर हैं, तो कहोगे इन्हीं देश का नाम क्यों लिया। इन देश का नाम इसलिए लिया क्योंकि ये देश वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा अफ़ीम का प्रोडक्शन किया जाता है पूरे दुनिया में। ये यहाँ पर आपको 7 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अब प्रोडक्शन हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, इनकी इलीगल स्मगलिंग जो तस्करी वगैरह है वो इंडिया के अंदर देखने को मिल जाती है। तो इंडिया कहीं ना कहीं आप कह सकते हो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है इस अफीम के मामले में। और रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 वाली, यानी इस लेटेस्ट इस साल की रिपोर्ट के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया जो है ना, चौथे नंबर पर आता है जिसने सबसे ज़्यादा अफीम को सीज़ किया, जब्त किया। लगभग साल 2020 में हम लोगों ने 5.2 टन के आसपास अफीम को जब्त किया था। और फिर उसके बाद में आप देखोगे इस प्रकार से हमने कई सालों के अंदर बहुत सारे, मतलब टन्स के अंदर आप इमेजिन कर सकते हो, हमने अफीम को जब्त किया है क्योंकि उनकी इलीगल तस्करी, स्मगलिंग वगैरह देखने को मिल रही थी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब ड्रग बिजनेस को, यानी कि जो ड्रग का एडिक्शन बढ़ रहा है ना, इसको रोकने के लिए भारत ने कई सारे इनिशिएटिव अपने स्टार्ट कर रखे हैं। कौन कौन से इनिशिएटिव स्टार्ट करें, उनके नाम ध्यान रखना, आपको मेंस में हेल्प करेगा। मेंस में डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है। ठीक है, जैसे सवाल बनता है कि हाँ क्या किया सरकार ने इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। तो हमने पहला स्टेप उठाया, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर को बनाया गया नवंबर 2016 के अंदर में। यहाँ पर एक मकसद है कि जो भी राज्य हैं उनको बेसिकली उस राज्य के अंदर कुछ अमाउंट प्रोवाइड करवाया जाए ताकि वो राज्य अपने यहाँ पर जो भी यहाँ पर ये ड्रग्स वगैरह की बढ़ोतरी हो रही है इसको कंट्रोल कर सके, इसको रोक सकें। दूसरा कदम उठाया गया सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी सिम्स। ये बेसिकली यहाँ पर आपको एक वेबसाइट देखने को मिलेगी जिसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ही बनाई है। और इस वेबसाइट का मकसद यहाँ पर यह है कि बिल्कुल एक ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करना, जितने भी यहाँ पर ड्रग्स के मामले में अपराधी हैं, है ना, उन सब का यहाँ पर डेटा रेडी करना। फिर उसके बाद में तीसरा कदम उठाया गया नेशनल ड्रग अब्यूज़ सर्वे। तो सरकार यहाँ पर इस प्रकार का सर्वे कंडक्ट करती है जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि ये जो ड्रग्स का कंजम्पशन कर रहे हैं उनकी कितनी संख्या है, वो पूरा सर्वे हमारे पास में रेडी रहता है। फिर प्रोजेक्ट सनराइज़ को चलाया गया। इसको हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने यहाँ पे लॉन्च किया था साल 2016 में, ताकि जो आज के समय में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर HIV जो है लगातार बढ़ रहा है ना, बहुत सारे जो ड्रग्स लोग यहाँ पर इंजेक्ट कर रहे हैं उसके चक्कर में HIV इंक्रीज़ हो रहा है, तो उस चीज़ को यहाँ पर रोका जा सके, उसके लिए प्रोजेक्ट सनराइज़ को स्टार्ट किया गया। फिर NDPS एक्ट हमारे पास में ऑलरेडी है ही, ठीक है, नारकोटिक्स सब्सटेंसेस को रोकने के लिए यहाँ पर इस एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इसका फुल फॉर्म है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। तो इस एक्ट का मकसद यहाँ पर यह भी है, तो जितने भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि साइकोट्रॉपिक और नारकोटिक सब्सटेंस यानी कि जो भी यहाँ पर जहरीले ड्रग हैं, जहरीले नहीं, बार बार जहरीला बोल रहा हूँ, नशीला, जहरीला भी है ऑब्वियसली, तो जो नशीले यहाँ पर ड्रग्स हैं तो इनका बेचना, रोकना, इनका जो भी खरीदना, बेचना, स्टोर करना, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनको रोकने का काम करता है NDPS एक्ट। NDPS एक्ट को वैसे हम लेकर आए थे 1988 के अंदर में, और कई बार यहाँ पर इसके अंदर बदलाव करे गए। 1988 में ही बेसिकली एक अमेंडमेंट हुआ, फिर 2001 में, 2014 में ये काफ़ी सारे अमेंडमेंट यहाँ पर करे गए थे। अच्छा, NDPS एक्ट को कब लेकर आया गया था, इसको एक बार कन्फर्म कर लेना इसको, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है 1988 से पहले लेकर आया गया था, ठीक है, क्योंकि 1988, 2001, 2014 में इसको अमेंड किया गया था। मेरे ख्याल से जहाँ तक याद आ रहा है 1985 है समय वो, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इसके बारे में, एक बार पता कर लेना NDPS एक्ट, इसके बारे में सर्च वगैरह कर लेना। शायद मेरे ख्याल से 1985 है, ठीक, कंफर्म नहीं हूँ बट शायद कह रहा हूँ कि 1985 में यहाँ पर ये एक्ट आया था, ठीक है। फिर इसको 1988 में अमेंड किया गया, 2001 में, फिर उसके बाद में 2014 के अंदर इसका अमेंडमेंट किया गया। बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक और
इनिशिएटिव लिया गया वो है नशा मुक्त भारत। सरकार ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया। यहाँ पे हमारा फोकस था हम इंडिया को ड्रग फ्री इंडिया बनाएं, और ड्रग फ्री इंडिया को जो कैंपेन है वो भी स्टार्ट किया गया। बाकी इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग ट्रीटीज़ आपको देखने को मिलेंगी जो कि ड्रग्स को रोकने का काम करती हैं। उन सब ट्रीटीज़ को हम लोगों ने साइन किया, जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, यूएन कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, यूएन कन्वेंशन ऑन द ट्रांस नेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम। तो इस प्रकार के कई सारे इंटरनेशनल लेवल पर इनिशिएटिव्स को उठाया गया था, जिसको भारत ने यहाँ पर ज्वाइन किया है। तो हम इंटरनेशनल लेवल पर भी शामिल हैं, डोमेस्टिक लेवल पर भी शामिल हैं, जहाँ पे हमारा फोकस है ड्रग्स की तस्करी को रोका जाए, ड्रग्स के कंजम्पशन को रोका जाए, हमारे यूथ को बेसिकली यहाँ पर इन ड्रग्स से बचाया जा सके। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट आर्टिकल पर आता है। अगला आर्टिकल इंपॉर्टेंट होने वाला है, जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप लिंक कर सकते हो। क्या मेंशन है? 225 किलोमीटर की यात्रा की गई है काफ़ी सारे एनवायरमेंटलिस्ट के थ्रू, और ये किस लिए की गई? ताकि राजस्थान के अंदर जो सैक्रेड ग्रूव्स हैं, ठीक है, काफ़ी पवित्र जो जगह हैं, खासकर जो फॉरेस्ट हैं, जंगल है, पेड़ पौधे लगे हैं वहाँ पर, उनको बचाया जा सके। क्योंकि देखो कई सारे राज्यों के अंदर ये सैक्रेड ग्रूव्स आपको ऐसे नज़र आएंगे, मतलब एक वेजिटेशन, काफ़ी सारे जंगल है जिसको बहुत पवित्र माना जाता है। काफ़ी सारे राज्यों में ऐसे देखने को मिलेंगे। तो हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं वो जंगल आज के समय में उनकी कटाई हो रही है, पेड़ वगैरह काटे जा रहे हैं, और पेड़ वगैरह काट कर वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में जैसलमेर के अंदर आपको ये सैक्रेड ग्रूव देखने को मिलेगा, पूरा एक जंगल देखने को मिलेगा, काफ़ी पवित्र माना जाता है। बट हुआ क्या कि यहाँ पर बहुत लंबे समय से अलग अलग खतरे पैदा हो रहे हैं। खतरे यहाँ पर क्या है कि ये जो ज़मीन है ये दे दी गई है सोलर पावर कंपनीज़ को। यहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने की तैयारी की जा रही है, पेड़ों की कटाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इसके लिए एक यात्रा स्टार्ट करी गई थी, और वो यात्रा चलाएगी 225 किलोमीटर की। और यहाँ पे फोकस ये था गांव-गांव तक जाएं, सभी लोग को इन्फॉर्म करें, अवेयरनेस फैलाई जाए इसके बारे में, और लोगों को जागरूक किया जाए और लोगों को खड़ा किया जाए, ताकि लोग यहाँ पर ऐसा काम ना होने दें और इन सारी ज़मीनों को बचाया जा सके। ठीक है, तो इस वजह से जो सैक्रेड ग्रूव्स हैं ये न्यूज़ में है। राजस्थान के अंदर जो सैक्रेड ग्रूव्स देखने को मिलते हैं वो है ओरेंस, और इस प्रकार से अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे इन सैक्रेड ग्रूव्स के, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो जो ओरेंस है ना, ये बेसिकली एक नेचुरल हैबिटेट भी है। ये जो जंगल आपको दिख रहे हैं ये एक नेचुरल जगह है, किसके लिए? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। बिल्कुल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वही बर्ड है, वही चिड़िया है जिसकी संख्या लगातार खतरे में है, और बहुत कम संख्या यहाँ पर इसकी बची हुई है, और अगर इसको नहीं प्रोटेक्शन मिली तो यहाँ पर ये बर्बाद हो जाएगी। तो यानी कि ये प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी, और इस एरिया में ही ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाई जाती है। अब ये एरिया भी ख़त्म कर दोगे, यहाँ पर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगा दोगे, तो इससे यहाँ पर इनकी संख्याएँ और ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगी। हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मर जाएंगी सारी। फिर आगे हम लोग बस खाली याद करेंगे, हाँ भाई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कुछ हुआ करती थी, गूगल पर सर्च करके फ़ोटो वगैरह देख सकते हैं, बस हकीकत में नहीं दिखाई पड़ेगी। तो ये हालात हो जाएंगे। तो बेसिकली ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का एक नेचुरल हैबिटेट है। और पता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को एक और बहुत बड़ा खतरा है, क्या है? उनको खतरा है पावर लाइन से टकराना। ठीक है, यानी कि जो बिजली है, बिजली के झटके लग जाते हैं उन बर्ड्स को, उसकी वजह से मृत्यु हो जाती है इनकी। यहाँ पे आप सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे हो, तार बिछाओगे, वहाँ पे नेचुरल बर्ड्स पाई जाती हैं, मतलब उनका नेचुरल हैबिटेट है ये। तो अगर वो बर्ड्स यहाँ पे आएंगी और उसके बाद में यहाँ पे उनसे अगेन इलेक्ट्रिक पॉल्यूशन देखने को मिला, इलेक्ट्रिसिटी के जो झटके हैं, बिजली के झटके वो अगर लगते हैं, तो जो बर्ड्स उनकी और ज़्यादा यहाँ पर संख्या जो है वो लगातार कम होती हुई नज़र आएगी। इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, एक यात्रा को स्टार्ट किया ताकि हम इस एरिया को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है, तो ये जो ट्रेडिशनल, देखो ये जो एरिया है ना, ये बहुत काफ़ी सारे राज्यों के अंदर है, काफ़ी एरिया, मतलब इसको काफ़ी सैक्रेड माना जाता है, पवित्र माना जाता है कि यहाँ पर कोई फालतू काम नहीं किया जाएगा, कोई भी यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह नहीं लगाया जाएगा। जो जैसा यहाँ का एनवायरनमेंट है उसको वैसे मेंटेन करने के बारे में लोग जो है वो सोचते हैं। ठीक है, तो सैक्रेड ग्रुप्स क्या होता है मैंने आपको बता दिया। इंडिया के अंदर कई सारी जगह पर आपको इस प्रकार से अलग अलग साइज़ के सैक्रेड ग्रुप्स नज़र आते हैं, जहाँ पे लोगों ने उस पर्टिकुलर एरिया को अच्छी खासी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रखी है। ठीक है, ये जो है ये डेंस वेजिटेशन हो सकता है, बहुत घने जंगल वहाँ पे हो सकते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े जो घासें हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सब यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग कह सकते हो। तो सैक्रेड ग्रुप्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सिंबल है कि लोग, इंपॉर्टेंट सिंबल किस चीज़ का है कि लोग यहाँ पर किस प्रकार से अपने नेचर को, अपनी प्रकृति को पूजते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हो इन जंगलों की पूजा की जा रही है, इनको कितना पवित्र माना जा रहा है, इससे यहाँ पर जंगलों को और ज़्यादा प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर क्लियर की गई। फिर उसके बाद में आप देखोगे सैक्रेड ग्रुप्स वाले जो एरिया होता है ना, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, इसके बारे में ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे सवाल बन जाते हैं। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे जो हंटिंग वगैरह है ना, जानवरों की हंटिंग वगैरह, ठीक है, जानवरों का शिकार वगैरह वो पूरी तरह से रोक रखा है, वो तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पर
शहद अगर इकट्ठा करना है, क्योंकि मधुमक्खी के छत्ते होंगे तो शहद इकट्ठा करना हो गया, या कुछ लकड़ियाँ बेकार सी लकड़ियाँ पड़ी हैं उनका कलेक्शन हो गया, तो ये कभी कभी अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन हमेशा के लिए इसको भी अलाउ नहीं किया जाता। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। जो हमारा एनजीओज़ होता है ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो लगातार यहाँ पे लोकल जो लोग रह रहे होते हैं ना, इन सैक्रेड ग्रुप्स के आसपास के जो गांव के अंदर लोग रह रहे होते हैं, उनके साथ में मिलकर एनजीओज़ इन ग्रुप्स को एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाते हैं, इनकी सुरक्षा भी करते हैं। अगर हम बात करें ट्रेडिशनली, पुराने ज़माने में कई सारे केसेस में, मतलब इवन आज भी कई सारे केसेस में आप देखोगे जो इसके आसपास के मेंबर्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं इस पूरे एरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। आज के समय में ये जो एरियाज़ हैं ये कहीं ना कहीं बहुत सारा खतरा फेस कर रहे हैं, जैसे कि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, लोग शहरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर भी लगातार प्रोजेक्ट्स बनते हुए नजर आएंगे, लोगों के घरें बनते हुए नजर आएंगे, तो ये एरिया लगातार ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो इन ग्रुप्स को ये एक बहुत बड़ा खतरा भी नजर आता है। बाकी इंडिया के अंदर इस प्रकार से टोटल कितने ग्रुप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। तो लगभग 14,000 के आसपास इस प्रकार से सैक्रेड ग्रुप्स रिपोर्ट करे गए हैं पूरे भारत में। ठीक है, जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे जानवर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे बात ये की जाती है कि पूरे भारत में जितने भी सैक्रेड ग्रुप्स हैं इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे बिहार के अंदर सारना के नाम से जानते हैं, हिमाचल के अंदर देववन के नाम से, कर्नाटका के अंदर में हम लोग जानते हैं देवरकड़ू के नाम से, देन केरला के अंदर कावू, मध्य प्रदेश में देव, देन महाराष्ट्र के अंदर देवरई, देन महाराष्ट्र के अंदर में एक और है लाई उमंग, देन उसके बाद मेघालय के अंदर में असोंग खोसी, राजस्थान के अंदर में ओरान जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तमिलनाडु के अंदर में यहाँ पर कोविलकाडू या सर्पकावू के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। तो ये हमारा आर्टिकल कवर हुआ। अब इस आर्टिकल में पार्ट 1 तो कवर हो गया, पार्ट 2 यहाँ पर ध्यान रखना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड न्यूज़ में है, तो हम लोग लगातार पढ़ते रहते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो, आपको हेल्प ही करेगा। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो अभी गुजरात को लेकर न्यूज़ आई थी, क्योंकि गुजरात में केवल और केवल 4 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बची हैं, तो मैंने मतलब एक और न्यूज़ आपको लिंक करके बता दी है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बेसिकली राजस्थान की एक आप कह सकते हो स्टेट बर्ड है, वहाँ की राज्य पक्षी भी यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ में ये जो बर्ड है कहीं ना कहीं आज के समय में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में बहुत ही ज़्यादा खतरे में, बिल्कुल लास्ट वाली स्टेज पर है, लास्ट वाली स्टेज। अगर एक कदम और बढ़ गया तो ये प्रजाति विलुप्त घोषित कर दी जाएगी, जैसे चीता घोषित कर दिया गया था, याद होगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। अब इसकी जो पॉपुलेशन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, ये ज़्यादातर राजस्थान गुजरात के अंदर देखने को मिलेगी। उसके अलावा इसकी कुछ पॉपुलेशन महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी नज़र आती है। खतरा क्या है इसको, इलेक्ट्रिक वायर से टकरा जाना, वो करंट लग जाना, तो उसके बेसिस पर सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ पर रहता है। प्रोटेक्शन स्टेटस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, IUCN के अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, यानी कि इसको एक हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रखी है। और इसका जो इंटरनेशनल व्यापार वगैरह है उसके ऊपर रोक टोक भी देखने को मिलेगी, आप ऐसे व्यापार इसका नहीं कर सकते। काफ़ी सारे राज्यों ने अलग अलग तरीके स्टार्ट करे हैं इन बर्ड्स को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए। जैसे स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था, देन उसके बाद में नेशनल बर्ड रिकवरी प्लान को स्टार्ट किया गया, देन कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी को स्टार्ट किया गया। ये कुछ स्टेप्स जो कि स्टार्ट करे गए अलग अलग राज्यों के माध्यम से, जो कि कहीं ना कहीं इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को एक प्रोटेक्शन देने के बारे में चर्चा करते हैं। बात क्लियर हो गई? तो ये आर्टिकल का पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी था सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ यहाँ पर समेट लिया है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। क्योंकि आज संडे है तो संडे में आपको पता होगा ना ही एडिटोरियल आते हैं और ना ही टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेज आता है। तो संडे में आता है केवल और केवल साइंस एंड टेक, यानी साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। आओ फटाफट इसको कवर करते हैं। केवल 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स आपको साइंस के पेज से पढ़ने हैं, एक तो ये वाला और एक इसके नीचे वाला। दोनों को बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। सबसे पहला जो न्यूज़ आर्टिकल है ये बात करता है कोरल रीफ्स के बारे में। हमने काफ़ी बार पढ़ा है, देखो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलता है, यानी सबसे ज़्यादा दुनिया में जो कोरल्स पाए जाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ पर ही पाए जाते हैं। तो हुआ क्या कि साइंटिस्ट ने ये देखा कि कहीं ना कहीं जो ये कोरल्स हैं ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि पिछले कुछ समय में क्लाइमेट चेंज आया है ना। क्लाइमेट चेंज की वजह से आप कह सकते हो कि कभी गर्मी बढ़ रही है या कभी काफ़ी मामला ठंडा भी हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की साइड में आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा ठंडा देखने को मिलेगा, एक फ्रीजिंग पॉइंट देखने को मिलेगा वहाँ पे। तो ठंडा होने की वजह से जो कोरल्स हैं ना वो जम जा रही हैं, और कोरल्स जमने की वजह से यहाँ पर वो ख़त्म भी हो जा रही हैं, डेड भी हो जा रही हैं। तो क्या हुआ, साइंटिस्ट ने एक नई टेक्नोलॉजी निकाल कर लेकर आए हैं जिसका नाम है मैश टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैश टेक्नोलॉजी कहा गया है इसको, और इसको हम लोग क्रायो मैश के नाम से भी जान रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी का मकसद यहाँ पर यह है कि ठंडे पानी में भी यहाँ पर ये कोरल्स को ज़िंदा रख सके। तो इस टेक्नोलॉजी का मकसद यहाँ पर यह है कि ये हेल्प करेगा
स्टोर कोरल लार्वे एट 196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस। तो कितना ही ठंडा एरिया हो उसके अंदर यहाँ पर ये कहीं ना कहीं कोरल्स को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। तो बात बोली गई जो फ्रोज़न कोरल है, यानी कि जो जम चुके हैं कोरल, बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, इनको यहाँ पर स्टोर किया गया है। हम इनको स्टोर कर सकते हैं, इनको वापस रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जीवित कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास में इक्विपमेंट है भी, लेकिन वो लेज़र टेक्नोलॉजी है जो कि अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बहुत समय लग जाता है। तो साइंटिस्ट ने बोला कि हम एक नई हल्की सी टेक्नोलॉजी लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है क्रायोमेश। क्रायोमेश को यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया गया बहुत सस्ते दाम में। ये हमारे कोरल्स को बचा सकता है। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, अपने कोरल्स को बचाना है तो हमें यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर क्या करेगी, कोरल्स को, आप कह सकते हो कि अगर कोई ठंडे एरिया में यहाँ पर कोरल जम चुका है, बिल्कुल पूरी तरह से फ्रोज हो चुका है, तो उसको यहाँ पर बचाया जा सकेगा। वो बेसिकली यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी काम करेगी। ठीक है, तो इस मैश टेक्नोलॉजी क्या करेगी, मैंने आपको बताया कि जो कोरल लार्वे है ना, इसको ये मदद करेगी कि ये कोरल लार्वे को यहाँ पर स्टोर करने में मदद करेगी -190 डिग्री सेल्सियस के अंदर में, यानी कि काफ़ी ठंडे एरिया में भी यहाँ पर इसको हम लोग स्टोर कर सकेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये ग्रेट बैरियर रीफ है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरल्स पाए जाते हैं। पिछले कुछ समय में आप देखोगे तो इन ग्रेट बैरियर रीफ्स के अंदर में हमने देखा है पिछले 7 सालों में बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग देखने को मिली है। उस ब्लीचिंग की वजह से इन कोरल रीफ्स की जो संख्या है वो काफ़ी कम हुई है। और इस चक्कर में यहाँ पे जो टेम्परेचर है, पहली बात जो ठंडा है, मतलब टेम्परेचर जो है ना काफ़ी कम हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा वहाँ पे बढ़ चुका है। तो बेसिकली इसी वजह से इस टेक्नोलॉजी को बनाया गया है कि हम लोग क्या कर सकें, फ्रोज़न कोरल को, यानी जमे हुए कोरल को भी हम लोग यहाँ पर स्टोर कर सकें, उसको वापस रीइंट्रोड्यूस कर सकें। तो हमारा ये मकसद है कि हम लोग यहाँ पर इन खासकर कोरल्स को बचा सकें। आई होप आपको यहाँ पर एक क्लियर हो चुका है। नाउ आगे आते हैं। अब काफ़ी लोगों को आर्टिकल तो समझ में बिल्कुल आ गया होगा। काफ़ी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे किस चीज़ को लेकर, कोरल्स को लेकर, कि कोरल्स होती क्या है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे जो रंग बिरंगी समुद्र के अंदर नज़र आती है ना, ये कोरल्स हैं। समुद्र के अंदर ये रंग बिरंगी कोरल्स देखने को मिलती हैं। सबसे ज़्यादा कोरल्स कहाँ पे पाई जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ पर। ये रहा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पीछे जस्ट ये पूरा का पूरा ग्रेट बैरियर रीफ है। यहाँ समुद्र के अंदर सबसे ज़्यादा इस प्रकार की कोरल रीफ्स पाई जाती हैं। अब ये होती क्या है, तो बेसिकली पानी के अंदर रहने वाला यहाँ पर आप कह सकते हो जानवर है जो कि एक ही जगह पे रुका हुआ है। इन्वर्टिब्रेट यानी कि इसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइन जो होता है, वो यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, अब आप देखोगे तो ये जो कोरल होता है ना, इसको हम पॉलिप के नाम से भी जानते हैं। एक मरता है, इसी के ऊपर दूसरा पैदा होता है, फिर दूसरा मरता है, इसके ऊपर पैदा होता है तीसरा, इस प्रकार से एक के ऊपर एक यहाँ पर एक ग्रो होते रहते हैं। इसको हम लोग पॉलिप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं, इंडिया के अंदर कोरल्स पाई जाती हैं क्या, इस प्रकार से। हाँ, तो इंडिया क्या एक बहुत बड़ा एरिया जो है ना, वो बेसिकली कहीं ना कहीं समुद्र के तट के साथ में शेयर करता है। इंडिया का लगभग 7,517 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है, जहाँ पर आप देखोगे हमारे कई सारे राज्य हैं। हमारे पास में कई सारी जगह हैं, गल्फ़ ऑफ कच्छ, गल्फ़ ऑफ मन्नार, पाक बे, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गए। तो ये कुछ एरियाज़ है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कोरल रीफ है वो पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ पर, गल्फ़ ऑफ कच्छ, गल्फ़ ऑफ मन्नार, पाक बे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गए। गल्फ़ ऑफ कच्छ के अंदर भी सबसे ज़्यादा कोरल रीफ्स देखने को मिल जाती हैं। बात क्लियर हो गई। कोरल रीफ्स क्या होती हैं ये आपको समझ में आ गया, कैसे बनती हैं। तो ये कोरल रीफ्स मैंने आपको बताया कि बहुत छोटे छोटे और मतलब आपको जानवर देखने को मिलेंगे समुद्र के अंदर में, जो कि एक ही जगह पर रुके पड़े हैं और एक के ऊपर एक ग्रो होते रहते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है जिंदा कैसे हैं। तो यहाँ पर एक एल्गी, एक काई आती है जिसका नाम है जूज़ैंथली। तो जूज़ैंथली काई जो है ना, वो इनको जिंदा रखती है। यानी कि मान लो एक नीचे कोरल है, इसके ऊपर जूज़ैंथलाई जो एल्गाई है वो यहाँ पर जम जाती है। अब ये जूज़ैंथलाई एल्गाई यहाँ पर इसको कोरल को जिंदा रखती है, क्योंकि जूज़ैंथलाई एल्गी क्या करती है ना, ये कहीं ना कहीं इसके अंदर फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता होती है। उस फोटोसिंथेसिस करने के माध्यम से कुछ कार्बन वगैरह होता है, वो यहाँ पर इस कोरल को देती है, और वो इस कोरल जो ये कोरल है वो इसका इस्तेमाल करके एज अ एनर्जी यूज़ करके यहाँ पर जिंदा रहती है। तो आप कह सकते हो कि इस एल्गाई के बिना कोरल जिंदा नहीं रह सकता, और ये जो कोरल है, इस कोरल के बिना एल्गाई जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए बना है। इसी को हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर ये जो एल्गाई है, ये अगर इस कोरल को जिंदा रख रही है, तो कोरल ने भी यहाँ पर इस एल्गाई को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रखा होता है। दोनों एक दूसरे को यहाँ पर सुरक्षा करते हैं, दोनों एक दूसरे की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा ध्यान में रख सकते हो। बाकी अब बात ये करते हैं कि जो कोरल और कोरल रीफ्स हैं, ये हमारे ह्यूमंस के लिए, यानी कि जैसे कि मानव हो गया या दूसरी जानवर हो गए समुद्र के अंदर में, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट और क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात आप देखोगे, कोरल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए, इससे यहाँ पर आपकी तट की सुरक्षा होती रहती है। कोई यहाँ पर आप कह सकते हो ओशन करंट वेव आ गई, समुद्र की बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लहरें आ गई,
जो कि आगे नुकसान पहुंचा सकती हैं तट वाले एरिया में। तो उन लहरों को हल्का कर देता है ये कोरल रीफ, ये इसके अंदर एक कैपेबिलिटी है। दूसरा यहाँ पे फूड सोर्स की तरह काम करता है। समुद्र के अंदर जो बाकी सारे जानवर हैं, मछलियाँ वगैरह हैं, वो सब यहाँ पर कोरल रीफ्स को खाती हैं। तो आप कह सकते हो उन मछलियों के लिए काफ़ी बड़ा, मतलब आप कह सकते हो सोर्स ऑफ फूड बनना चाहता है ये, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, काफ़ी सारी कोरल्स होती है जिसके अंदर बहुत सारी दवाइयों वाली जो क्षमताएं वो पाई जाती हैं, और दवाइयों के अंदर कोरल्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। काफ़ी सारी बीमारियों को ये दवाइयाँ ठीक भी करती हैं। फिर एक और पांचवा यहाँ पर इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा, वो है टूरिज़्म। लोग कोरल को देखने के लिए, घूमने के लिए आते हैं। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हर साल जाते हैं, और इस चक्कर में उस पर्टिकुलर एरिया की जो इकोनॉमी है वो भी डेवलप होने लगती है। तो ये टूरिज़्म को भी प्रमोट करने का काम करता है। बट होता क्या है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो कोरल्स हैं इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से इनकी संख्याएं भी कम हो रही हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो इससे यहाँ पर जो टेम्परेचर है, जो गर्मी है, वो इंक्रीज़ होगी। इससे यहाँ पर ग्लेशियर्स पिघलेंगे और समुद्र का पानी और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। और जो समुद्र का पानी जब इंक्रीज़ होगा तो ये कहीं ना कहीं कोरल्स के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो जाता है। कोरल्स को प्रॉपरली सनलाइट वगैरह नहीं मिलती है, ऐसा यहाँ पर आप कह सकते हो। फिर उसके बाद में बात आती है कोरल ब्लीचिंग की। दूसरा खतरा है कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग में क्या होता है, जब समुद्र ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, तो ज़्यादा गर्म होने के बाद में टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसके ऊपर जो एल्गाई है ना, वो एल्गाई उस टेम्परेचर को झेल नहीं पाती। अब वो टेम्परेचर के चक्कर में एल्गाई ख़त्म हो जाती है, तो एल्गाई की ख़त्म होने के चक्कर में कोरल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे के बिना ये ज़िंदा रह नहीं सकती। मैंने आपको बताया ज़ूज़ेंथेलाई, और साथ ही साथ में यहाँ पर ये जो कोरल है, इन दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है। और तीसरा सबसे बड़ा जो खतरा है इन कोरल्स को, वो है मैरीन पोल्यूशन। लगातार यहाँ पर प्रदूषण होना पानी के अंदर, और जब पानी के अंदर प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसके चक्कर में भी जो हमारी एल्गाई हैं वो कहीं ना कहीं ढेर सारी प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं। इवन यहाँ पर उन घुटन की वजह से यहाँ पर वो एल्गाई जो मर जाती हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर इन कोरल्स के बारे में जान लिया। अब देखो, कोरल्स को लेकर कई बार सवाल पूछे गए। सवाल क्या है, 2014 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स। यहाँ पे कुछ जगह के नाम दिए गए, अंडमान निकोबार आइलैंड, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबंस। बताओ कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पर आपको कोरल रीफ्स देखने को मिलती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, क्योंकि सुंदरबंस में आपको कोरल रीफ नहीं देखने को मिलेगी। उसके अलावा गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार और अंडमान निकोबार आइलैंड में देखने को मिलेगा। अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया था। फिर यूपीएससी ने साल 2007 में एक और सवाल पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा जो कोरल रीफ है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास में सबसे बड़ा कोरल रीफ पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपने न्यूज़ समझ ली है। और कोरल रीफ को बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज से, ज़्यादा ठंड से बचाने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी आई है, तो उसके बारे में यहाँ पर ये चर्चा में है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बट यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा समझा दूंगा एग्जैक्टली क्या क्या यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को दिया गया है। बोला गया है न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स के बारे में। देखो, होता क्या है कि कई बार जो बच्चे हैं ना, बच्चों की जो ग्रोथ है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, उनकी डाइट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर बच्चों को एक अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा होगा तो इनका ब्रेन डेवलपमेंट, साथ ही साथ में जो आईक्यू लेवल है वो अच्छा होगा, क्योंकि ब्रेन को एक पोषण मिल रहा होगा, अच्छा खाना मिल रहा होगा। लेकिन जब अगर ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, तो हमने रिसर्च के अंदर ये भी देखा कि जो पुअर न्यूट्रिशन है, अगर एक बच्चे को अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, उसकी बॉडी प्रॉपरली नरिश नहीं हो पा रही है, तो इस चक्कर में उसका ब्रेन डेवलपमेंट यानी दिमागी विकास भी नहीं हुआ, और साथ ही साथ में उसका जो आईक्यू लेवल है वो भी नहीं हुआ। क्योंकि जैसे आपके बॉडी को खाने की रिक्वायरमेंट होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही आपके ब्रेन को भी एक अच्छे फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे वो डेवलप हो और साथ ही साथ में आपका आईक्यू लेवल भी इंक्रीज़ हो। बात क्लियर हुई। तो ये रिसर्च ने बताया। तो कहोगे तो आम बात है, इसमें क्या है, ठीक है। अब इन्होंने इसमें एक और चीज़ ऐड कर दी। इन्होंने ये बोला कि मान लो एक व्यक्ति है जिसका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, लेकिन वो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स ऐड कर रहा है, अलग से यहाँ पर न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट ऐड कर दिया। ठीक है, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स वगैरह जो है वो यूज़ करने लगते हैं, आयरन, आयोडीन, विटामिन B12, ये कुछ एसेंशियल सप्लीमेंट्स होते हैं हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। अगर आप केवल इन सप्लीमेंट्स को लोगे तो ये काम करेंगे, करें। राइटर बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, रिसर्चर्स ने बताया कि हाँ बिल्कुल, अगर आप खाली सप्लीमेंट्स भी लोगे ना तो भी ये काम करेंगे। आप प्रॉपर्ली डाइट नहीं ले रहे हो लेकिन सप्लीमेंट्स ले रहे हो, लेकिन काम करेंगे, लेकिन उस लेवल पर काम नहीं करेंगे जिस लेवल पर डाइट काम करती है। तो केवल यहाँ पर न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स लेना ये बच्चे को स्मार्टर नहीं बनाएगा, बच्चे को अलग से सप्लीमेंट्स देना स्मार्टर नहीं बनाएगा। उसका आईक्यू लेवल तब इंक्रीज़ होगा जब उसको अच्छा खाना मिलेगा। तो अच्छा खाना होगा, अच्छे खाने उसकी ज़रूरत भी है, अच्छे खाने से उसकी मसल्स बिल्ड होंगी। फूड के साथ में आप कह सकते हो यहाँ पर वो प्रॉपरली नर्चर कर पाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपने समझनी होंगी। तो ये कहीं ना कहीं बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर हेल्प करेगा, और उसका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हमारी नेशन की GDP के अंदर हेल्प करेगा, हमारी नेशन की इकोनॉमी को बढ़ाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं
कैपेबल हो पाएगा कुछ ना कुछ अलग से करने के लिए जब उसकी ब्रेन क्षमताएं बढ़ेंगी तो। ठीक है, तो ये इस आर्टिकल में बताया गया। इसमें कुछ ऐसी पढ़ने वाली या कोई नोट्स के फॉर्म में लिखने वाली या कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतना ही कहानी यहाँ पर ध्यान में रख लेना। आगे आते हैं, अब आते हैं बिजनेस पेज पर। तो बिजनेस पेज पर आपको एक लौता आर्टिकल देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, और वो ये वाला आर्टिकल है। इसको जीएस पेपर नंबर 2 से भी आप लिंक कर पाओगे। इस आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है, जो हमारे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, इन्होंने यहाँ पर एक पोर्टल, एक वेबसाइट की उद्घाटन कर दिया है जिसका नाम है राइट टू रिपेयर। राइट टू रिपेयर के बारे में आपने सुना होगा। तो राइट टू रिपेयर के अंदर क्या होगा कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पर अलग अलग कंपनीज हैं, जैसे कि आपकी मोबाइल की कोई कंपनी हो गई या कोई कार की कंपनी हो गई, तो उन्होंने यहाँ पर अपनी गाड़ी बनाकर बेच दी या मोबाइल बनाकर बेच दिया। बनाने के बाद में, बेचने के बाद में आप उसका यूज़ कर रहे हो, अब बीच में खराबी आ गई तो क्या हो गया, आपको उसी एजेंसी के अंदर लेकर जाना पड़ता है ना, उसी कंपनी के अंदर में आपको वो लेकर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे बोला गया कि आपको ऐसा करना होगा कि उसी कंपनी में ना लेकर जाना पड़े और वो इंसान जो है ना वो खुद रिपेयर कर ले। तो खुद कैसे रिपेयर कर पाओगे, जब आपके पास में सारी इन्फॉर्मेशन होगी। और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, वो कंपनी से खुद मिलेगी। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कि कैसे किस सामान को रिपेयर करना है वो यहाँ पर शेयर करनी पड़ेगी। तो आप उसको रिपेयर कर भी सकते हो या अपने कोई लोकल शॉप में करवा भी सकते हो, अच्छे से रिपेयरमेंट उसका हो जाएगा। तो ये बेसिकली राइट टू रिपेयर, यानी कि आपके पास में हक है अपने खुद के सामान को रिपेयर करने का। तो ये चीज़ की यहाँ पर जो शुरुआत है वो यूएसए कर चुका था। आज के समय में इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल चुकी है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ राइट टू रिपेयर को लेकर चल रही हैं। तो पिछले कुछ सालों के अंदर कई सारे देश हैं जिन्होंने राइट टू रिपेयर को अपने यहाँ पे लागू कर लिया है। तो राइट टू रिपेयर क्या है, राइट टू रिपेयर बेसिकली एक ऐसा हक है, एक ऐसा राइट है कंज्यूमर्स के पास में, यानी आपके मेरे पास में, जब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर सारी की सारी कि अपने प्रोडक्ट को कैसे रिपेयर करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी से ले सकेंगे। ठीक है, तो ये जो आइडिया है ये ओरिजिनेट हुआ था अमेरिका से। अमेरिका के अंदर जो एक्ट है मोटर व्हीकल ओनर्स राइट टू रिपेयर एक्ट 2012, इसके माध्यम से यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट होती हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात, जो स्मॉल रिपेयर शॉप्स है, क्योंकि देखो आपके पास में जब इन्फॉर्मेशन आ जाती है ना सारी, जैसे कोई एप्पल का प्रोडक्ट है या कुछ भी है, तो अगर इन कंपनी, क्योंकि आपको अगर यहाँ पर यहाँ पर अगर आपको रिपेयर करवाना है तो होता यहाँ पर यह है कि ये लोग बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज लेते हैं, जिसके चक्कर में लोग रिपेयर नहीं करवाते। उसको रिपेयर करवाने से रुकते थोड़ा दूसरा सामान ले लेते हैं, नया ले लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर नज़र आती है। तो अब होता यहाँ पर है, इससे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी काफ़ी सारा जनरेट हो जाता है। तो वही बोला गया कि कहीं ना कहीं राइट टू रिपेयर थोड़ी सी मदद कर सकता है। जो कंपनीज होंगी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे कैसे कैसे आपको ये चीज़ें रिपेयर करनी है। तो अगर आप रिपेयर खुद भी नहीं करोगे तो आप लोकल शॉप में कम दाम में उसको रिपेयर करवा सकते हो, ठीक करवा सकते हो, और आपका सामान बिल्कुल अच्छी तरीके से रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने खुद ने इन्फॉर्मेशन इसको शेयर करी होगी। तो इससे क्या होगा, जो छोटी छोटी रिपेयर शॉप्स हैं आपके पास में वो यहाँ पर ग्रो करने लगेंगी और ये कहीं ना कहीं लोकल इकोनॉमी का हिस्सा बन जाएगा। आपके आसपास के एरिया की जो इकोनॉमी है वो जनरेट हो रही होगी। ठीक है, इससे यहाँ पर ये भी होगा जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, क्योंकि आपका सामान खराब हो गया, आप उसे रिपेयर करवा नहीं रहे हो, आप सोच रहे हो ज़्यादा पैसा लग जाएगा कंपनी में भेजूंगा, तो इससे अच्छा मैं रिपेयर ही ना करवाऊँ और फेंक दूँ। फिर उसका बनता क्या है कि ये बारी फेंक दिया जाए, तो इससे ढेर सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो है जनरेट होने लगता है। तो इस चक्कर में यहाँ पर क्या होगा, राइट टू रिपेयर आपको हेल्प करेगा, आपका सामान अच्छे से सस्ते दाम में रिपेयर हो जाएगा और इससे यहाँ पर ई वेस्ट भी कम होने लगेगा, आपका पैसा ही बचने लगेगा। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। अब इस मूवमेंट को चलाने के पीछे का रीज़न क्या है, सबसे पहला रीज़न यहाँ पर यह है कि देखो जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं ना, इनकी अपने आप में एक लिमिट होती है। आपका मोबाइल बनाया गया, कंपनी ने मोबाइल बनाया, तो इसकी अपने आप में लिमिट होगी। आप भले ही 10 साल 15 साल खींच दो, उस मोबाइल को चला दो, चलाना इतना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर चला दो, लेकिन उसकी एक लिमिट है कि भाई इतने टाइम बाद ये ख़राब हो ही जाएगा, इतने टाइम बाद ये नहीं चलने का है। ठीक है, इसको बनाया ही इस प्रकार से सारे प्रोडक्ट्स को जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर ज़रूरत भी कि हमारे पास में राइट टू रिपेयर हो, कि जब वो ख़राब हो, क्योंकि सबको पता है एक ना एक दिन वो ख़राब होना है, उसको बनाया ही ऐसे गया है। तो बेसिकली जब वो ख़राब हो तो हमारे पास में रिपेयर करने के लॉज हो, हम उसको लंबे समय तक चला सकें, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कम रहे, आपका पैसा बचा रहे, आप ज़्यादा फालतू खर्च भी ना करो। तो वो चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं मैटर करती हैं इस राइट टू रिपेयर लॉज के तहत। ठीक है, काफ़ी सारी कंपनीज ने जो है अपना प्रोटेस्ट भी किया, इसके खिलाफ यहाँ पर उठाई आवाज़, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, टेस्ला, इन सब ने यहाँ पे बोला कि देखो हमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी, है ना, राइट टू रिपेयर के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाएगी, कैसे सामान बना है, तो हम यहाँ पर इन चीज़ों को देना नहीं चाहते। तो इसको लेकर काफ़ी सारी कंपनीज ने अपोज किया, बट फिर भी यहाँ पर काफ़ी सारे देशों ने इसको अप्लाई कर दिया है, जिसमें यहाँ पर इन कंपनीज़ को ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो करने होंगे। ठीक है, अमेरिका हो गया और साथ ही साथ में यूके हो गया, इन सब ने यहाँ पर इन राइट टू रिपेयर लॉस को अपने यहाँ पर लागू कर लिया है। अब बात करते हैं कि इंडिया के अंदर ई वेस्ट के बारे में, क्योंकि इससे क्या होगा, ई वेस्ट कम होगा।
तो ई वेस्ट हमारे यहाँ पे ज़्यादा है क्या? हाँ, आप देखोगे एक ऑफिशियल डेटा देखोगे तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत बात करें तो भारत लगभग 10 लाख टन से ज़्यादा जो ई वेस्ट है वो जनरेट कर चुका है 2019-20 में, 10 लाख टन से ज़्यादा, जबकि 2017-18 में ये केवल 7 लाख टन था। तो आप कह सकते हो कि 3 साल के अंदर अंदर 3-4 टन का फ़र्क आ गया। इतना सारा हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट किया है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को हम लोग रोकने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव उठा रहे हैं, जैसे ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 स्टार्ट किया गया, ई वेस्ट क्लिनिक को स्टार्ट किया गया। तो ये कुछ कदम यहाँ पर उठाए गए हैं ताकि ई वेस्ट को हम लोग ट्रीट कर सकें। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन भी क्लियर हो चुकी होगी। राइट टू रिपेयर पोर्टल यहाँ पर तैयार किया गया है लोगों को सपोर्ट करने के लिए। बाकी हमने साइंस एंड टेक के आर्टिकल कवर किए, ये दोनों आर्टिकल हो गए हैं समाप्त। उसके बाद में ये आर्टिकल सारे के सारे पॉलिटिक्स से भरे पड़े हैं, ये हमने कवर कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा और क्या भैया काम का है? उसके बाद ये कुछ नहीं, रीजनल पेजेस हैं, इन रीजनल पेजेस को स्किप कर सकते हो, अलग अलग राज्यों की कहानी है। ठीक है, बाकी अमेरिका का एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है पैट्रियट। ठीक है, तो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है जो कि यूक्रेन के लिए तैयार किया गया है। तो ध्यान रखना पैट्रियट डिफेंस सिस्टम किसका है, वो अमेरिका का है। बस खाली नाम ध्यान रखना, कैसे काम करता है ये आपके काम की बात नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग आते हैं अपने प्रीलिम्स वाले सवाल की तरफ। तो प्रीलिम्स का जो सवाल था वो था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर 4 इंडस्ट्रियल वर्कर को कौन रिलीज़ करता है? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी द लेबर ब्यूरो। तो लेबर ब्यूरो यहाँ पर इसको रिलीज़ करता है, मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।